The changing pattern of UPSC prelims in 2022 and 2023 is clearly evident to the fact that UPSC prelims 2024 exam will not be any less for all of us. So I just wanted to share my strategy of clearing UPSC prelims in 2022 and 2023. So let's get started. Hello everybody. I will be sharing my prelim strategy in this video for the upcoming year 2024 UPSC prelims. So before I start on with my strategy and my resources, I just wanted to lay down a few points that I feel as an aspirant one should remember. First is keeping the resources minimal. This means market में बहुत ज़्यादा material available है और आपको हमेशा feel होगा कि इसमें ज़्यादा कंटेंट कवर किया गया है, इसमें ज़्यादा कवर होगा, बट यू डू नॉट हैव टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय इट, क्योंकि मार्केट में जितने भी कोचिंग्स हैं, जो भी हैं, दे आर रेगुलरली अपडेटिंग द मटेरियल. वो उनका काम है, ये वो हमेशा रिसोर्सेज देंगे. बट फॉर अस वी हैव अ लिमिटेड कैपेबिलिटी जितना हम रिटेन कर सकते हैं. सो रादर देन मूविंग ऑन टू डिफरेंट मटेरियल्स, इट्स बेटर फॉर अस कि हम एक मटेरियल को मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो वो हमें ज़्यादा रिटेन रहेगा और उस पर हमें क्लैरिटी भी ज़्यादा होगी. सेकेंडली, वी हैव टू फोकस ऑन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी. UPSC is basically all about your conceptual clarity and your basics, foundation. So you have to focus on building the static part. Once you know the static part, you will be able to tackle the current also. This we will be seeing in upcoming videos when we will be dealing with the previous year questions. Third is prioritizing the subjects based on previous year questions. This also I will be discussing in my further video when I'll be discussing with you the strategy. उसमें क्या है, बेसिकली इफ आई टेल यू, प्रायोरिटाइजिंग मतलब आपको पता होना चाहिए कि किसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, किसका कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा है. लाइक एंशिएंट एंड मिडीवल एवरीबडी नोज कि इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछता है, ओके. बट अगर आप पढ़ेंगे भी तो मुझे नहीं लगता कि सारे जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल भी है उनसे भी सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. एटलीस्ट दैट्स नॉट अ केस फॉर मी. तो आप कितना भी पढ़ेंगे, देयर इज ऑलवेज अ लिमिट कि आप कितने अटेम्प्ट कर पाएंगे. बट ऑन दी ऑपोजिट, अगर आप पॉलिटी या फिर इकोनॉमी को देखते हैं तो अगर आपका स्टैटिक और करंट दोनों उसमें है और अच्छे से कवर्ड है तो आप देखेंगे कि 20 में से यू कैन अटेम्प्ट 16 to 17 क्वेश्चन आराम से. फोर्थ इज मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी. आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसको आपको रोज करना है. सपोज यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो वो भी आपको रेगुलरली करना है कि आपने कुछ पोर्शन खत्म किया एंड उसको आपको हमेशा खुद की प्रिपरेशन को एनालाइज करना है थ्रू MCQs. अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थ्रू अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस. फिर आता है सबसे बड़ी चीज़ कि 2022 तक भी थोड़ा बहुत ट्रिक्स एंड लॉजिक्स लग जाते थे, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा आपने वीडियोस भी देखे होंगे. होता था, कहीं कहीं पे एलिमिनेशन टेक्निक लगता था. बट व्हेन यू सी दी प्रीलिम्स 2023 पेपर, यू विल अंडरस्टैंड कि आपके पास एलिमिनेशन का स्कोप ही नहीं था. तो आई विल से कि प्लीज़ डू नॉट रिलाई ऑन ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स, बट इट इज़ योर बैकग्राउंड नॉलेज दैट विल हेल्प यू in solving the questions with logic and common sense. And ये सब आता है आपके based on existing knowledge से, जो कि हम विद मतलब अपनी पढ़ाई से उसको बिल्ड कर सकते हैं. मतलब जैसे भी आप चीज़ों को एड्रेस करेंगे उस हिसाब से वी विल बी डेवलपिंग ओवर टाइम. फोर्थ मतलब लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूपीएससी इज़ अ गेम ऑफ गाइडेंस, जो आप समझ गए होंगे. मतलब यू विल सी पीपल हु आर क्लियरिंग प्रीलिम्स, चांसेस होती हैं कि उनके प्रीलिम्स दोबारा निकलते हैं. मेंस जिनका निकल रहा है, क्लियर हो रहा है, दे आर क्लियरिंग देयर मेंस अगेन एंड अगेन. उसके पीछे रीज़न ये होता है कि दे हैव गॉट द राइट अप्रोच एंड राइट माइंडसेट कि ठीक है, अब मुझे पेपर निकालना है तो कैसे निकालना है. लाइक आई गिव माई एग्जाम्पल टू यू. तो ऐसा है कि in my first attempt 20 and 21 I was not knowing basically कि ठीक है how should I approach this, but once 2022 में हुआ I applied the same thing in 2023 and it worked for me as well. तो मुझे लगता है कि इफ़ यू गेट द राइट गाइडेंस एंड राइट अप्रोच तो आप ये एग्जाम इजीली कर सकते हैं. इट जस्ट नीड्स योर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क. सो नाउ मूविंग ऑन टू दी स्ट्रैटेजी. प्रीलिम्स के पेपर में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है पेपर 1 एंड पेपर 2. यू मस्ट बी फेमिलियर विद दैट. पेपर 1 आपका कट ऑफ डिसाइड करता है, बट पेपर 2 ऐसा है कि CSAT है. एंड ओवर द ईयर्स आप समझ रहे होंगे कि कैसे CSAT बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है कि वो एलिमिनेशन कर रहा है बहुत सारे बच्चों का. आई नो सो मैनी पीपल जिनका बहुत अच्छा है GS, दे आर स्कोरिंग 140, 135, 120, नो वेयर लेस.
रिपीटेडली इन एनी एग्ज़ाम, मतलब जो भी आ रहे हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम्स, बट लेकिन सी सेट इज़ द थिंग जो उनको मेंस में अपेयर नहीं होने दे रहा. सो दिस वी विल बी addressing both the parts in this video. So for general studies paper 1, my resources are the same जो आप सब ने ऑलमोस्ट सुने ही होंगे. For polity I refer to लक्ष्मीकांत. For economics मैंने मृणाल सर के नोट्स भी पढ़े थे एंड मैंने रमेश सर की बुक भी पढ़ी थी, रमेश सिंह की, उनकी भी बुक पढ़ी थी मैंने थोड़ा बहुत फॉर मेंस पार्ट. बाकी मेजरली फॉर प्रीलिम्स पार्ट आई रिलाइड ऑन मृणाल सर नोट्स. एंड इकोनॉमी में सबसे बड़ी चीज़ होती है यू विल हैव टू नो दी कंसेप्ट्स. इफ़ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो, आपको पता चलेगा कि हाउ इज़ यूपीएससी आस्किंग द क्वेश्चंस. फिर आता है ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के लिए फॉर मी माई रिसोर्स वॉज एनसीईआरटी क्लास 11th and 12th, बट यू कैन ऑल्सो रेफर PMFIAS, उनका भी मटीरियल अच्छा है. इन्वायरमेंट में शंकर IAS भी देख सकते हैं आप और PMFIAS भी देख सकते हैं सिलेक्टिवली. उनकी बुक थोड़ी बल्कि है तो आप उसमें से सिलेक्टिवली देख सकते हैं जो आपको लग रहा है कि कवर नहीं हो रहा है. मॉडर्न हिस्ट्री में देयर इज ओनली वन सिंगल सोर्स दैट यू हैव टू रेफर, स्पेक्ट्रम. उसी को आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है. एंशियंट एंड मिडीवल के लिए आप NCERT रेफर कर सकते हैं. एंड अगेन फॉर द आर्ट एंड कल्चर इट्स दी NCERT. आपने फाइन आर्ट्स वाली बुक पढ़ी ही होगी. सो दीज आर द रिसोर्सेज विच मस्ट बी फेमिलियर टू यू ऑल. फ़र्क इतना है, रिसोर्सेज आर नेवर डिफरेंट. हम बस उन्हीं को रिवाइज करते हैं और बार बार पढ़ते हैं. जस्ट अ मोमेंट, देयर इज सम प्रॉब्लम आई गेस. Okay, so just a moment. Okay, so coming back to this now again. देर वंस यू हैव फिनिश्ड द सब्जेक्ट, सपोज आपने हिस्ट्री पढ़ लिया या फिर मतलब मॉडर्न हिस्ट्री आपने ख़त्म किया, आपको अपनी प्रिपरेशन अगर चेक करनी है तो आपको सेक्शनल टेस्ट देखने पड़ेंगे. सेक्शनल टेस्ट मीन्स आप उसी सब्जेक्ट का सेक्शनल टेस्ट देखिए तो आपको पता चलेगा कि ठीक है मुझे क्या समझ में आया क्या नहीं. दिस विल बी हेल्पफुल. कुछ मतलब सारे सब्जेक्ट्स के आपको सेक्शनल टेस्ट तो लगाने ही हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि ठीक है वेयर एम आई लैकिंग. और इसके लिए भी आप सबसे पहले जो आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए दैट विल बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि मैं नीचे डिस्कस करूंगी आपके साथ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखिए कि उस पोर्शन में से क्या क्या क्वेश्चंस आए एंड हाउ इज यूपीएससी आस्किंग यू क्वेश्चंस. ओके, फिर आता है करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स ना बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं. दे आर लाइक what should I read and my current is not being covered, ये रह जा रहा है. सी करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आप सब नहीं कवर कर सकते, बट यू कैन स्टिक टू वन सोर्स कि ठीक है आप कोई भी मंथली मैगजीन चुन लीजिए. आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वेरी गुड, उसके साथ आप एक मंथली मैगजीन पढ़ लीजिए और PT 365 चल जाएगी. मतलब फॉर इट वर्क फॉर मी. तो मुझे लगता है अगर आपको चाहिए तो आप वो भी देख सकते हैं, वो ईयर के लास्ट में आती है. वरना आप विजन की मंथली मैगजीन भी आती है, वो भी पढ़ सकते हैं. या फिर फॉर दैट रीज़न जो भी आपके लिए काम कर रही है वन वुड सफाइज. उसके बाद आता है I have written like do not overemphasize on current affairs. This means what कि I have seen people who are reading multiple current affairs की बुक्स. इतना पढ़ने की ज़रूरत होती ही नहीं है. आप अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स आते हैं बट वो वैसे आते हैं कि अगर आपने अपना स्टैटिक भी अच्छे से प्रिपेयर किया है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही अपने मतलब आप अपने लॉजिकल गेस से भी आप बता सकते हैं कि ठीक है इसका आंसर ये होना चाहिए. तो वन मंथली मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर फॉलोड बाय वन मंथली मैगजीन या फिर PT 365 दैट यू आर फॉलोइंग एट द एंड ऑफ द ईयर इज ओके. आपके लिए वो उतना काफ़ी है. यू डू नॉट हैव टू रन बिहाइंड द रिसोर्सेज. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हम हमेशा सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी पे रखते हैं. प्रायोरिटी इन द सेंस कि किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, जो हमें सबसे ज़्यादा वो देगा यील्ड कि ठीक है हमने ये पढ़ा, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए ज़्यादा है. तो देर आर सम सब्जेक्ट्स लाइक आप स्टैटिक में भी होता है और करंट अफेयर्स में भी. सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक सब्जेक्ट्स, पहले हम बात करते हैं अपने नॉर्मल सब्जेक्ट्स की जितने हम पढ़ते हैं. उसमें फर्स्ट आता है पॉलिटी, फिर आप इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री. ये हमेशा आपको पढ़ने हैं बिकॉज every serious aspirant in this preparation will be reading this.
मतलब वो अच्छे से करके जाते हैं. दीज आर द पोर्शंस जो हर कोई करके जाएगा इफ़ दे आर सीरियस अबाउट दिस एग्जाम. तो आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. सेकंड आता है डायनेमिक पार्ट, मतलब एवरेज, जिसमें ना आप अगर पढ़ेंगे भी तो आपको चांसेस है कि शायद क्वेश्चंस वहाँ से ना आए. लाइक आई मेंशन अर्लियर एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री, आप उसको पढ़ेंगे बट बहुत जगह पे आपको लगेगा कि शायद ये मैं नहीं कर पा रहा था. लाइक आपने क्वेश्चंस देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मिताक्षरा एंड ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये नॉर्मल लोगों से ये सवाल नहीं हो पाते हैं. मतलब आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए उस चीज़ पे, तो होता है कि आप शायद ना एड्रेस कर पाएँ. तो माई टेक वुड बी कि आप पहले हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स पे फोकस करें, बट नो वेयर वुड आई से कि आप एंशिएंट एंड मिडीवल और साइंस एंड टेक छोड़िए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका अच्छा खासा वेटेज है. इट्स जस्ट दैट कि उनको आपको नॉर्मली अटेम्प्ट करना है कि ठीक है, सपोज अगर 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं उसमें से आपके 3-4 भी सही हो गए तो इट्स गुड. वैसे 10 क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज़्यादा ही आते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि यू हैव टू अटेम्प्ट कि ठीक है मेरे को एक अच्छा आइडिया है जितना होना चाहिए. तो आप उसमें इन डेप्थ में ना जाकर आप ऐसे एरियाज पे फोकस करें जहाँ पे आपको यील्ड ज़्यादा मिलेगा. नाउ कमिंग ऑन टू दी करंट अफेयर्स, सेम इज़ द केस विद करंट अफेयर्स. उनमें भी प्रायोरिटी एरियाज होते हैं. लाइक इकोनॉमी के करंट अफेयर्स हो गए, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी ओवर द ईयर्स ना सेम करके आ रहे हैं. तो आप इकोनॉमी का करंट अफेयर्स पढ़िए, इन्वायरमेंट का पढ़िए और साइंस एंड टेक. ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनका करंट अफेयर्स आपको करके ही जाना है. देयर इज नो शॉर्टकट टू इट. बट रही बात हिस्ट्री की, पॉलिटी की, तो ठीक है आप उनको थोड़ा नॉर्मली रीड कर सकते हैं कि ठीक है आपको आइडिया हो गया. बट दीज आर द 3 सब्जेक्ट्स दैट आई मेंशन जिसकी आपको करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, जो भी आप मैगजीन से पढ़ रहे हैं. और उसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है जो कि हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे. नाउ सबसे बड़ी बात, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग MCQs एज सून एज पॉसिबल. जब मैं पहले पढ़ती थी मुझे ये बाद में समझ में आया कि ठीक है, द अर्लियर यू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स का मतलब MCQs के साथ, द बेटर इट इज़. सपोज आपने जनवरी के एंड में स्टार्ट किया तो बाय द टाइम यू विल बी रीचिंग मार्च यू विल ऑलरेडी बी वर्क, यू वुड हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन योर वीक एरियाज. सो दैट विल बी अ गुड थिंग ना, आप इम्प्रूव कर सकते हैं. बट सपोज अगर आप सब मिलाकर ही मई में एग्जाम है और आप आ रहे हैं अप्रैल में कि ठीक है अब मैं करता हूँ, तो थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो अभी भी गलत कर रहा हूँ. तो दैट शुड नॉट बी द केस. तो आप थोड़ा अर्ली स्टार्ट कीजिए, चाहे आप थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लगाएं, नॉट मोर देन लाइक 30, 40, 50, फिर स्टार्ट कीजिए. आई एम नॉट सेइंग कि आप फुल लेंथ लगाना स्टार्ट कर दीजिए, बट जितना आपसे हो पा रहा है, बट स्टार्ट इट अर्ली, ताकि आप अपने वीक एरियाज पे काम कर पाएँ. नाउ यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग. आप क्वेश्चंस देखेंगे आपको लगेगा मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. दैट इज ऑलवेज द केस. जब आप पहले बार पेपर में बैठेंगे तो आपको हार्डली 25 to 30 क्वेश्चंस आते होंगे जिसका आपको शॉर्ट आंसर पता है. उसके बाद फिर यू वर्क ऑन कि ठीक है आई हैव एन आइडिया अबाउट दिस. तो एंड दैट इज़ द रीज़न कि वी आर सीइंग कि कट ऑफ 50% से भी कम जा रहा है. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि आई एम नॉट नोइंग द क्वेश्चंस, कि मैं कुछ एड्रेस नहीं कर पा रहा या ये प्रॉब्लम है. नहीं, यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग. बट हाँ, जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए. फोकस ऑन योर स्टैटिक एरियाज. फिर आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सी दिस थिंग कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड एट ऑल. सबसे पहली चीज़ जो आपके जब आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें सबसे पहले आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. बिकॉज इट इज़ नॉट द टेस्ट सीरीज एट द एंड ऑफ द डे दैट यू विल बी क्लियरिंग, इट इज़ द UPSC. एंड फॉर दैट यू हैव टू नो द माइंडसेट ऑफ UPSC. आप जिसके भी एग्जाम में बैठ रहे हैं आपको उसका माइंडसेट समझ में आना चाहिए कि ठीक है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग. वो एनालिटिकल है कि डायरेक्ट है कि कैसा पूछ रहे हैं. एंड ओवर द ईयर्स आपने पेपर देखा होगा कि वो कैसे चेंज हो रहा है. तो उसके हिसाब से व्हेन यू आर seeing the previous year questions, that will help you as a guide, जो आपको बताएगा कि ठीक है this is the way I am supposed to read. So this is what I was saying. So previous year questions के भी कुछ तरीके होते हैं. मैं आपको उसका आइडिया दे देती हूँ थोड़ा सा, which अभी मैं previous year questions के वीडियोज़ भी लेके आऊँगी कि we will be dealing with previous year questions कि how can we solve them. अगर आपको नहीं भी पता है तो आप कर सकते हैं. एंड दैट्स नॉट अ ट्रिक. वो आपको सोचना पड़ता है कि ठीक है दिस ऑप्शन कैन नॉट बी करेक्ट क्योंकि ये यहाँ पे नहीं होता है. तो वो आपको आइडिया होगा बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सी दिस प्रीलिम्स इज एन आर्ट. वो विद टाइम आप में डेवलप होगा. और इसीलिए मैंने कहा कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अगर हो तो मिनिमम आप 10 years
सॉल्व कीजिए मिनिमम, एंड हो तो आप स्टार्टिंग से कर सकते हैं, मतलब 20-25 ईयर्स, दैट्स योर चॉइस, बट मिनिमम 10 ईयर्स इज मैंडेटरी कि आपको करना ही है. नाउ व्हेन यू आर रीडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें यू डू नॉट ओनली हैव टू फोकस ऑन द करेक्ट आंसर, यू हैव टू फोकस ऑन एज टू व्हाट आर द ऑप्शंस. क्योंकि कई बार क्या होता है कि आंसर कुछ और होता है, वो सही बात है कि वो आंसर होगा, बट जो ऑप्शंस दिए हुए हैं अगर आप उन पे भी वेल रिसर्च करेंगे कि ठीक है, वेयर इज दिस नेशनल पार्क लोकेटेड, व्हाट आर द रिवर्स क्रॉसिंग थ्रू दीज नेशनल पार्क्स, व्हाट आर द एनिमल्स फाउंड, एंड क्या मतलब ये कौन सी कैटेगरी में है, मतलब आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो इट विल बी अ होलिस्टिक कवरेज. उसको कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज कर रहे हैं. तो यू शुड हैव अ नोट ऑफ दैट थिंग कि जब भी आप पढ़ रहे हैं ना तो आप अच्छे से चारों ऑप्शंस एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि यू विल ऑलवेज फाइंड, जब हम अपनी सीरीज लेके आएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो इस साल यूपीएससी ने पूछा है नेक्स्ट ईयर उसके ऑप्शंस में से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू अप्रोच द पेपर. नेक्स्ट इज I've already mentioned you that solving questions in prelims is an art, और वो आपको with time आएगा when you will practice. Nobody is master, जिन्होंने भी क्लियर किया है, nobody is master at that. बस वो प्रैक्टिस से आता है कि the more you solve questions, the more you understand UPSC pattern, the more familiar you will be. Now there are some common doubts to this, like how many questions are to be attempted in exam. ये जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ठीक है इतने क्वेश्चंस पे दिस इज़ माय सेफ जोन. बट आई विल टेल यू वन थिंग मोर कि आप जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप मार्केट की लगाते हैं, जो भी लेके आ रहे हैं आप लगाइए, बट उसके स्कोर्स और जो आप फाइनल यूपीएससी में बैठते हैं ना, उन दोनों के स्कोर्स बहुत अलग होते हैं. मेरे लिए एटलीस्ट बहुत ज़्यादा अलग थे. उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पे आपका माइंडसेट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आप प्रेशर में होते हैं, और दूसरी चीज़ उनके क्वेश्चंस बिल्कुल अलग होते हैं. तो आपको स्कोर्स की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है मॉक्स की. और क्वेश्चंस का अटेम्प्ट बेसिकली डिपेंड करता है जब आप वहाँ बैठते हैं, आपको पेपर का लेवल देख के पता चलता है कि हाउ मच इज़ टू बी अटेम्प्टेड. मतलब दिस इज समथिंग विच आई से कि डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, मतलब कभी कभी आपको लग सकता है कि ठीक है द पेपर इज़ रियली ऑन अ टफर साइड, तो मेरे को पता है कि मेरी गेस वर्क ज़्यादा काम नहीं करती है, सो आई ऑलवेज चूज़ कि ठीक है 85 के अप्रॉक्स आई मार्क. बट देर आर माई फ्रेंड्स जिनका पेपर क्लियर होता है दे मार्क 95. तो दिस वुड डिपेंड ऑन कि ठीक है आपकी क्या अप्रोच है, आपके लिए क्या चीज़ काम कर रही है, वेदर योर गेस वर्क इज़ वर्किंग और नॉट. तो दिस विल बी डिपेंडिंग ऑन द पेपर जब आप देख रहे हैं कि ठीक है कैसे क्वेश्चंस आए हैं. Next is how to cover current affairs. Current affairs, I already told you that please do not overemphasize on this. Do not run behind the resources. There's a lot of material circulating in the market and you do not have to run behind everything. आप अपने लिए sources limited रखिए. This I am repeating again and again. Please limit your resources and उसी resource को आप 10 बार पढ़िए. आपको वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी देगा और हर बार अलग पर्सपेक्टिव भी देगा. तो एक मंथली मैगजीन इज़ इनफ, एंड एट द एंड ऑफ द अगर आपने मंथली मैगजीन फॉलो की है तो आपको PT 365 की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें भी करंट अफेयर्स कुछ भी हो जाएंगे. एंड वाइल मार्किंग मॉक टेस्ट आई वुड से कि प्लीज़ डू नॉट स्टिक टू वन टेस्ट सीरीज़. उसका रीज़न ये होता है कि आपको फिर वो थोड़ा आदत लग जाती है उनकी टेस्ट सीरीज़ की. लाइक दिस हैपन्स विद मी इन विजन्स केस कि ठीक है आप लगाएं तो आपको मोस्ट प्रोबेबली पता होता है कि आंसर क्या होगा. सो वट यू कैन डू इज़ कि 2-3 जगह का टेस्ट सीरीज देख के फिर आप करिए. बट सबसे पहले कुछ भी करने से पहले यू विल हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्लीज़ उनको सॉल्व करिएगा. Then how to approach CSAT as it is getting difficult year by year. So this was another doubt, and we are moving on to our another section जो कि है CSAT का. So let's come to CSAT. Now CSAT is although qualifying in nature, but आप देख रहे होंगे कि year by year CSAT में there are many people जिनका clear नहीं हो रहा है. तो इनिशियली मुझे भी फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी CSAT में, और especially for people like me who are not from maths background, उनके लिए CSAT is a big trouble. So initially आपको सबसे पहले क्या देखना है ना कि you have to give it its due importance. You cannot neglect it. आप ये नहीं सोच सकते हैं कि I will be preparing it 1 month prior to this or 2 month prior to this. नहीं. और अगर आपको देखना है कि how is your CSAT, उसके लिए आप पहले एक टेस्ट मतलब आप एक मॉक लगा सकते हैं. मॉक से अच्छा होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए UPSC का. से फॉर एग्जाम्पल आप 2023 का एग्ज़ाम उठा सकते हैं और आप उसमें देख सकते हैं कि ठीक है आपका स्कोर क्या आ रहा है.
मान लीजिए आप 80+ स्कोर कर रहे हैं तो आप ठीक है, आप 2-3 महीने पहले उठाएंगे चलेगा आफ्टर मार्च। लेकिन सपोज आपको 80 से नीचे आ रहा है, 85 से नीचे, 80 से नीचे, तो यू रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन दैट, क्योंकि वहाँ पर हमें प्रेशर भी होता है और टाइम मैनेजमेंट का भी इशू होता है। तो आई वुड सीरियसली रिकमेंड कि ठीक है आप पहले से करिए, बिकॉज दैट वॉज अ केस फॉर मी कि मैं जनवरी से पढ़ती थी। Now, second thing is you have to identify your strength and weakness. Like for me, comprehension is the best part. तो मैं क्या करती हूँ कि आई बिलीव इन दिस कि जो आपका स्ट्रेंथ वाला पार्ट है ना, आप उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि उसकी एक्यूरेसी बढ़ाइए। लाइक मेरा ऐसा है कि कॉम्प्रीहेंशन इफ आई डू 25 तो आई कैन मेक 21 to 22 क्वेश्चंस करेक्ट, तो दैट इज़ ओके। आपको उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाना है। देखिए जो चीज़ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, उसके लिए आप थोड़ा श्योर हो सकते हैं। बट वेन इट कम्स टू मैथ्स फॉर मी, आई ट्राई टू मेक इट एवरेज कि सपोज 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें से मैं 8 भी कर पाऊँ तो दैट्स मोर देन इनफ। तो इस बार आपने देखा होगा कि जो क्वांट सेक्शन था उसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इन सब के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, तो मेरे लिए भी थोड़ी दिक्कत थी। तो मैं वही कह रही हूँ कि आपके जो वीक एरियाज हैं उनके लिए यू कैन फॉलो यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री सीरीज़ हैं, मैंने भी देखी थी CSAT के लिए। आपको जो सूटेबल सोर्स लगता है, जैसे मैं हूँ, मैंने अरिहंत की बुक खरीदी थी, उनके सारे सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और मैंने 1 by 1 ऑल द मतलब ये जो पूरे सालों के क्वेश्चंस हैं सब क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, इंक्लूडिंग दी कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा यूपीएससी के, क्योंकि बाकी जगह जो कॉम्प्रीहेंशन दिया होता है वो बहुत अलग है एंड यूपीएससी की आंसर की भी बहुत अलग होती है। तो उनके जो पैराग्राफ्स होते हैं, कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं, वो बहुत अलग हैं एज कम्पेयर टू जो हम मॉक टेस्ट में लगाते हैं। तो अगेन आई वुड से कि आप इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उनके क्वांट में भी पैटर्न सेम रहता है, बस क्वेश्चंस चेंज होते हैं, लेकिन पैटर्न मोर और लेस सेम रहता है, बस उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है। उसके लिए वील हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। CSAT के एग्जाम में द मेन प्रॉब्लम इज एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, और वो विद प्रैक्टिस आएगा। तो आपको कितना भी लग रहा है कि ठीक है GS हैज़ टू बी फोकस्ड, बट प्लीज़ आप CSAT पे भी ध्यान दीजिए, बिकॉज लास्ट में अगर CSAT की वजह से आपका एग्जाम रुकता है तो वो बहुत आपको रिग्रेट फील होता है। नाउ पीपल आस्क अबाउट कि व्हेन शुड दे स्टार्ट preparing for prelims. Now it depends on your level. अगर आपको लग रहा है कि you are repeatedly getting stuck at prelims from 2-3 attempts, तो आप जनवरी से स्टार्ट कर दीजिए। वो बात अलग है कि अगर आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो आप उसके साथ साथ मतलब ऑप्शनल 3-4 घंटे डिवोट कर सकते हैं, बट आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच जो होता है प्रीलिम्स के लिए वो आप जनवरी से स्टार्ट कीजिए विद सॉल्विंग क्वेश्चंस। एंड फुल फ्लेज मोड जो आपका मॉक्स का आएगा जो आप करेंगे वो आपका आना चाहिए मार्च के बाद, ताकि मार्च और अप्रैल में लगा के फिर आप मई में उसको रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करते हैं। तो दिस इज द थिंग। नाउ पीपल हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, जिन्होंने मेंस दिया है, जिन्होंने इस साल भी क्लियर किया था, वो मार्च के इनिशियल से स्टार्ट कर सकते हैं और 3 months आर ओके। तो दिस विल डिपेंड ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट कि आप कितना कितने मॉक्स लगा रहे हैं, कब प्रिपेयर कर रहे हैं। सो मॉक्स के स्कोर से प्लीज़ घबराइएगा मत, क्योंकि मेरे भी आई डोंट थिंक मेरे को कभी भी 100+ आए होंगे मॉक्स में, नहीं, बट मुझे मेंस में आ जाते, मेरे प्रीलिम्स क्लियर हो जाता था अच्छे मार्क्स से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टेस्ट सीरीज मार्केट में है ना वो बहुत अलग क्वेश्चंस होते हैं और यूपीएससी में बहुत अलग सिनेरियो होता है। तो प्लीज़ डू नॉट जज योर सेल्फ। मॉक्स सिर्फ इसलिए होते हैं, वो आपको एक प्रैक्टिस और माहौल देने के लिए होते हैं कि सो दैट यू फील दैट एनवायरनमेंट सेम जो आपको वहाँ पे लगेगा। एक ये हो गया। एंड फाइनली अगेन आई वुड से कि प्लीज़ डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू हैव, और इसके लिए आप हमेशा, चाहे CSAT हो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो पेपर 1 के जनरल स्टडीज़ का, दोनों के लिए आप प्लीज़ ऑफिशियल आंसर कीज़ को रेफ़र कीजिएगा। आई हैव बीन थ्रू मैनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स, उसमें कहीं कहीं पे आंसर्स गलत लिखे हुए हैं, तो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दैट, क्योंकि यूपीएससी की आंसर की बहुत ज़्यादा वेरी करती है एज प्रोवाइडेड बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो आप उससे बचिएगा ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज़ द राइट आंसर एंड उस आंसर के पीछे रीज़न क्या है। सी द मेन थिंग इज़ आपको आंसर याद नहीं करना है, बिकॉज यूपीएससी ज़्यादातर क्वेश्चन सेम नहीं पूछता बट उसके अराउंड से पूछता है। तो अगर आपको लॉजिक पता होगा उस चीज़ के पीछे तो यू विल बी एबल टू एड्रेस इट प्रॉपरली। देन इन दी एंड आई वुड लाइक टू से जस्ट वन थिंग कि
एग्ज़ाम हॉल में यू मस्ट हैव सीन पीपल हु आर वेरी इंटेलिजेंट, उनको आता है, दे आर नोइंग एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, बट स्टिल उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता. द ओनली रीज़न इज़ कि दे आर नॉट कॉन्फिडेंट. जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, वहाँ पे थोड़ा माइंडसेट डिफर हो जाता है. तो एग्ज़ाम में ना इट इज़ द कॉन्फिडेंस एंड योर फेथ एंड बिलीव इन योर सेल्फ दैट वुड अल्टीमेटली मैटर. आप जब वहाँ पे बैठे हैं यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि आई हैव रेड इनफ एंड विद माई एग्जिस्टिंग नॉलेज आई विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दैट. एंड इन दिस रिगार्ड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो. आई विल बी हैप्पी टू शेयर वट एवर हेल्प आई कैन. So this was the end of my video, and I will be upcoming with the previous year questions कैसे solve करने हैं in my upcoming videos. And for the mains which I'll be preparing for mains till February, तो उसके regarding भी I'll keep updating जो भी मेरा अभी बन रहा है. I'll be posting videos regarding that. So thank